नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 5 वायुमंडल से। ये सेशन जो आपके पास जा रहा है, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 5 वायुमंडल से है। तो इस पाठ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जिससे कि इस पाठ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाए, उतने प्रश्न आपके पास भेज रहा हूँ। साथ में इस पुस्तक के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया हूँ। तो चलिए सीधा आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर। ये वायुमंडल से बहुविकल्पी प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हम ये टारगेट करेंगे कि हमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को याद न करना पड़े, ताकि याद हो जाए। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को जितनी भी मेहनत से पढ़ेंगे, जितनी मेहनत से समझेंगे, जितनी अच्छी जानकारी होगी, उतने अच्छे से हम दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं। भाई, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है, इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कुछ नहीं। तो प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायुमंडल। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है? ऑप्शन ए 58%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 88%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है? 58%, 68%, 78%, 88%। तो प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत रहता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 78%। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 31%, ऑप्शन डी 1%। प्रश्न नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 11%,
21%, 31% या 1%। तो प्रश्न नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन देखते हैं। आर्गन पाई जाती है, आर्गन गैस। ऑप्शन ए आर्गन गैस। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी हीलियम गैस। ऑप्शन ई ओजोन गैस। ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी गैसें। तो क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो इसमें आर्गन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है, हीलियम भी पाई जाती है, ओजोन भी पाई जाती है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। वायुमंडल की परतों के नाम कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा नहीं? वायुमंडल की परतों के नाम कौन सा नहीं है? निम्न में कौन नहीं है? वायुमंडल की परतों के नाम निम्न में कौन सा नहीं है? ये भाई निम्न है। प्रश्न को फिर समझें। टाइपिंग में तो मिस्टेक होगी ही, क्योंकि इतना टाइप करना होता है तो मिस्टेक हो जाती है। यहाँ हम उसको सुधार करके आपके सामने भेज रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल की परतों के नाम निम्न में कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी समताप मंडल। ऑप्शन सी मध्य मंडल। ऑप्शन डी आयन मंडल। ऑप्शन ई वायुमंडल। ऑप्शन एफ जलमंडल। तो वायुमंडल की परतों के नाम निम्न में कौन सा नहीं है? तो प्रश्न नंबर 5 में क्षोभ मंडल भी है, समताप मंडल भी है, मध्य मंडल भी है, आयन मंडल भी है, वायुमंडल भी है। तो वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं, तो इसको भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। वायुमंडल की परतों का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ वायुमंडल है तो ये भी इसमें शामिल करेंगे। क्या नहीं शामिल है, कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है जलमंडल। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ नहीं पूछा गया है तो नहीं में जलमंडल नहीं है, यही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, वायुमंडल की सबसे नीची परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे नीची परत को क्या कहते हैं?
क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल कहते हैं, या ऑप्शन सी मध्य मंडल कहते हैं, या ऑप्शन डी आयन मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, वायुमंडल की सबसे नीची परत को क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 6 का सही ऑप्शन होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे नीची परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए आयन मंडल नाम से, ऑप्शन बी मध्य मंडल नाम से, ऑप्शन सी समताप मंडल नाम से, ऑप्शन डी परिवर्तन मंडल नाम से। तो क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं परिवर्तन मंडल से। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना, ये घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? प्रश्न को फिर समझें। मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना, ये घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में होती हैं, या ऑप्शन बी आयन मंडल में होती हैं, या ऑप्शन सी समताप मंडल में होती हैं, या ऑप्शन डी वायुमंडल में होती हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना, ये घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा समताप मंडल में कौन सी परत करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा समताप मंडल में कौन सी परत करती है? तो ऑप्शन ए ओजोन परत करती है, या ऑप्शन बी धूल परत करती है, या ऑप्शन सी जल परत करती है, या ऑप्शन डी धुआं परत करती है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा समताप मंडल में ओजोन परत करती है। भाई प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, किस मंडल में उल्कापात हुआ टूटता तारा
की घटना घटित होती है? प्रश्न नंबर 10, किस मंडल में उल्कापात टूटता हुआ तारा की घटना घटित होती है? ऑप्शन ए मध्य मंडल में, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में, ऑप्शन सी आयन मंडल में, ऑप्शन डी परिवर्तन मंडल में। प्रश्न नंबर 10, किस मंडल में उल्कापात टूटता हुआ तारा की घटना होती है? तो ये घटना होती है किस मंडल में भाई? तो ये घटना घटेगी मध्य मंडल में। ये घटना मध्य मंडल में घटेगी भाई। किस मंडल में उल्कापात टूटता हुआ तारा की घटना घटित होती है? तो मध्य मंडल में। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य मंडल। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, किस मंडल द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं? किस मंडल द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल द्वारा, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल द्वारा, ऑप्शन सी समताप मंडल द्वारा, ऑप्शन डी आयन मंडल द्वारा। किस मंडल द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं? वायुमंडल द्वारा, क्षोभ मंडल द्वारा, समताप मंडल द्वारा या आयन मंडल द्वारा। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयन मंडल द्वारा। आयन मंडल द्वारा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है? प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए वायुमंडल कहते हैं, या ऑप्शन बी क्षोभ मंडल कहते हैं, या ऑप्शन सी आयन मंडल कहते हैं, या ऑप्शन डी मध्य मंडल कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं उसे कहते हैं वायुमंडल। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये प्रश्न नंबर 12 दो बार आया है, पर प्रश्न अलग हैं। नंबरिंग 2 बार हुआ है, केवल ये अलग हैं, प्रश्न अलग हैं। दोनों लिखने हैं, दोनों याद करने हैं, समझने हैं। प्रश्न 12, वायुमंडल के तत्व कौन से हैं? वायुमंडल के तत्व कौन से हैं? ये प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें, फिर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। पहले प्रश्न समझें, उसके बाद में चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। वायुमंडल के तत्व कौन से हैं? आप स्क्रीन को ऊपर करते हैं। वायुमंडल के तत्व ऑप्शन ए तापमान है, ऑप्शन बी पवन है, ऑप्शन सी वायुदाब है, ऑप्शन डी वर्षा है, ऑप्शन ई आर्द्रता है, ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी हैं। तो वायुमंडल के तत्व कौन से हैं? अब तो आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर आप जान गए होंगे। वायुमंडल के तत्व कौन से हैं? तो ये
सभी हैं भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन एफ सही होगा। वायुमंडल के तत्व ये सभी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल तथा पृथ्वी की को ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? वायुमंडल तथा पृथ्वी की ये ऊष्मा इससे रहता है भाई। ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? ऊष्मा ऐसा लिखा जाता है टाइपिंग में, ऐसा सा बन गया है। तो प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य है, या चंद्रमा है, या तारा है, या समुद्र है? प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? तो वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 14, सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है, इसे क्या कहते हैं? सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है, इसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं, या ऑप्शन बी ऊष्मा विकिरण कहते हैं, या ऑप्शन सी जल विकिरण कहते हैं, या ऑप्शन डी ओजोन विकिरण कहते हैं? प्रश्न नंबर 14, सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है, इसे कहते हैं सौर विकिरण। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, या ऊष्मा कहते हैं? पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्याताप, प्रकाश, आर्द्रता, या ऑप्शन डी ऊष्मा? तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूर्याताप। सूर्याताप कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायुदाब कहते हैं, या ऑप्शन बी वायुभार कहते हैं, या ऑप्शन सी दोनों कहते हैं, या ऑप्शन डी कुछ नहीं? प्रश्न नंबर 16, धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? तो वायुदाब भी कहते हैं, वायुभार ही कहते हैं। अगर ये दोनों कहते हैं, ये दोनों होता है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी, प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? प्रश्न नंबर 17, वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा, या मिलीबार द्वारा, या डिग्री सेल्सियस द्वारा, या तापमापी द्वारा? प्रश्न नंबर 17, वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है भाई? बैरोमीटर, मिलीबार, डिग्री सेल्सियस, या तापमापी द्वारा? तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर द्वारा। वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसे किसके द्वारा नापते हैं? प्रश्न नंबर 18, तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसे किसके द्वारा नापते हैं? बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन ए बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी मिलीबार द्वारा, ऑप्शन सी तापमापी द्वारा, ऑप्शन डी वायु दाबी द्वारा। प्रश्न नंबर 18, तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसे किसके द्वारा नापते हैं? तो तापमापी द्वारा नापते हैं भाई, तापमापी द्वारा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, कम दबाव वाली पेटी को क्या कहा जाता है? कम दबाव वाली पेटी को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 20, शांत पेटी कहा जाता है, या डोल ड्रम पेटी कहा जाता है, या उपर्युक्त दोनों कहा जाता है, या कोई नहीं? यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 के बाद एक प्रश्न का गैप हो जाता है, प्रश्न 19 नहीं है, और पीछे आपने देखा होगा वहाँ पे प्रश्न नंबर 12 2 बार आ जाता है, तो कुल मिला के एवरेज बराबर हो गया। समझ गए? यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, नहीं हुआ है, और वहाँ पर 12 नंबर 2 बार हो गया, प्रश्न अलग अलग थे। तो ये प्रश्न नंबर 20, कम दबाव वाली पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शांत पेटी और डोल ड्रम। तो सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 अंश और 35 अंश अक्षांश के बीच कौन सी पेटी पाई जाती है? प्रश्न नंबर 21, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 अंश और 35 अंश अक्षांश के बीच कौन सी पेटी पाई जाती है? ऑप्शन ए, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ऑप्शन बी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ऑप्शन सी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ऑप्शन डी विषुवतीय भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी। विषुवतीय भाई ऐसा लिखा जाता है, विषुवतीय
समझिए, ये सा रहता है। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 21, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 अंश और 35 अंश अक्षांश के बीच कौन सी पेटी पाई जाती है? तो यहाँ विषुवतीय ऐसा लिख देना है, विषुवतीय ऐसा समझना है। तो ऑप्शन ए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, विषुवतीय भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 22, 60 अंश से 65 अंश अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है? गोलार्धों भाई ऐसा रहेगा, गोलार्धों ऐसा रहता है। प्रश्न नंबर 22, 60 अंश से 65 अंश अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए देखें, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, या ऑप्शन बी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, या ऑप्शन सी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, या ऑप्शन डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो प्रश्न नंबर 22, 60 अंश से 65 अंश अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पर पाई जाती है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पर पाई जाती है? 30 और 35 अक्षांश के बीच, 60 और 65 अक्षांश के बीच, दक्षिणी ध्रुवों पर 90 अंश तक, ऑप्शन डी दोनों गोलार्धों पर। प्रश्न नंबर 23, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पर पाई जाती है? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुवों पर 90 अंश तक। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पाई जाती है? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दक्षिणी ध्रुवों पर 90 अंश तक पाई जाती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्द्रता कहते हैं, ऑप्शन बी वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी वायुमंडल कहते हैं, ऑप्शन डी जलमंडल कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 24, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता, वाष्पीकरण, वायुमंडल या जलमंडल। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वायुमंडल में उपस्थित जल को आर्द्रता कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? जल का
वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है, या वाष्पीकरण कहलाता है, या संघनन कहलाता है, या वर्षा कहलाता है? प्रश्न नंबर 25, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, वाष्पीकरण। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, जब ताप घटने पर जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 26, जब ताप घटने पर जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, या वर्षा कहते हैं? प्रश्न नंबर 26, जब ताप घटने पर जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं संघनन। संघनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, जल के बड़े और भारी होकर पृथ्वी के धरातल पर बूंदों के रूप में गिरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 27, जल के बड़े और भारी होकर पृथ्वी के धरातल पर बूंदों के रूप में गिरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्षा कहते हैं, या ऑप्शन बी संघनन कहते हैं, या ऑप्शन सी वाष्पीकरण कहते हैं, या ऑप्शन डी आर्द्रता कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जल के बड़े और भारी होकर पृथ्वी के धरातल पर बूंदों के रूप में गिरते हैं, तो उन्हें कहा जाता है वर्षा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आ जाइए अभ्यास पर, जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसको ही यहाँ हल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पाठ से संपूर्ण जानकारी के लिए कैसे सरल तरीके से हमें याद हो जाए, कैसे सरल तरीके से हमें जानकारी हो जाए, उसके लिए जितने बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश हो सकता था करके आपके सामने भेज रहा हूँ। आप जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास का भी यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अभ्यास को भी आपके सामने उत्तर करके भेज रहा हूँ। तो चलिए अब आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास के प्रश्नों को देखें। अभ्यास में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न कौन से हैं? तो चलिए अभ्यास में प्रश्नों को देखते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो उत्तर इसका क्या रहेगा भाई? प्रश्न नंबर 1 का, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो वायुमंडल में उत्तर याद करेंगे,
वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% तथा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। 1% में सभी गैसें आ जाती हैं, 1% में और सभी गैसें आ जाती हैं। इसलिए ये 1% वाला आपको बहुविकल्पी में प्रश्न बना के दे दिया हूँ। यहाँ पर आपकी पाठ पुस्तक के अभ्यास में ये 2 गैसों का नाम दे रहा हूँ। वो एक गैस जिसमें 1% है, जिसमें ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, वो बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। उत्तर है वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% तथा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न बी, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? प्रश्न बी, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो उत्तर, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है जो हमारे सांस लेने के काम आती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। नमक तथा धूल के कारण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनसे जल बूंदों का निर्माण होता है। जल बूंदों का निर्माण होता है। बूंदों का निर्माण होता है। बादल इन्हीं के कारण होता है। बादल इन्हीं के कारण होता है। फिर से ये देख लें, इसकी व्याख्या फिर से दोबारा। ये है भाई बूंदों। वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? उत्तर है वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है जो हमारे सांस लेने के काम आती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। नमक तथा धूल के कारण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनसे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल वर्षा इन्हीं के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। प्रश्न सी, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। उत्तर, वायुमंडल की 5 परतें हैं। वायुमंडल की 5 परतें हैं। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, नंबर 5 बाह्य मंडल। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 3, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, नंबर 5 बाह्य मंडल। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर डी, वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब किसे कहते हैं? तो उत्तर रहेगा, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वह अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले
भार को ही वायुभार या वायुदाब कहते हैं। प्रश्न डी, वायुदाब किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या फिर दोबारा। उत्तर, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसका अपना स्वयं का भार होता है, इस कारण धरातल पर वह अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुभार या वायुदाब कहते हैं। अगला प्रश्न ऑप्शन ए, पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य कितनी पेटियां हैं? पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य कितनी पेटियां हैं? उत्तर है भाई, पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। नंबर 1, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। नंबर 1, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। नंबर 2, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। नंबर 2, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। नंबर 3, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ऑप्शन 4 क्या? नंबर 4, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो प्रश्न ई, पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य कितनी पेटियां हैं? तो आप उत्तर पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे नोटबुक में। पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। नंबर 1, विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। नंबर 2, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। नंबर 3, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। नंबर 4, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अगला प्रश्न है प्रश्न ई, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो ये चलिए भाई अंतर देखते हैं। ये मौसम, ये जलवायु। मौसम में, हाँ, मौसम में नंबर 1, यह दैनिक परिवर्तन है। मौसम में पहला अंतर, यह दैनिक परिवर्तन है। जलवायु में यह मौसमी दशाओं का योग है तथा लंबे समय तक रहता है। मौसम में ये दैनिक परिवर्तन है, जलवायु में यह मौसमी दशाओं का योग है तथा लंबे समय तक रहता है। मौसम में दूसरा, यह क्षणिक अवस्था का बोध कराता है। यह क्षणिक अवस्था का बोध कराता है। जलवायु में यह जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध कराता है। यह जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध कराता है। तो ये मौसम और जलवायु में अंतर हुआ भाई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, सही पर सही और गलत प्रश्न पर गलत का निशान लगाएं। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। तो चलिए भाई अब देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नंबर 1, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में 78%
78% गैस पाई जाती है। सही है या गलत? तो ये भाई वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सही है, सही का निशान। ऑप्शन बी, धरातल के 15 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, प्रश्न बी, धरातल के 15 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न सी, गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है। ये भाई गलत है। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता, तो ये गलत है। और भी पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। फिर वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। नहीं भाई, बहुत अधिक गैस नहीं पाई जाती। 21% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। आप 21 से बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। तो प्रश्न 2 में पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। समझ गए? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। धरातल के 15 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न सी, गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है। ये गलत है। वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती। तो ए बी सही, सी डी गलत। चलिए अगले प्रश्न पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या करना है? प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं में घटित होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, किस मंडल में घटित होती हैं, ये आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। प्रश्न ए, मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। रिक्त स्थान में क्षोभ मंडल लिखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वायुदाब से मापते हैं। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वायुमंडल वायुदाब से नापते हैं। वायुदाब किससे नापते हैं भाई, ये प्रश्न है। तो वायुदाब रिक्त स्थान में बैरोमीटर भरा जाएगा। वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं। वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं। आप तीसरा प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता भरा जाएगा। प्रश्न 3 में रिक्त स्थान में आर्द्रता भरा जाएगा, आर्द्रता लिखा जाएगा। चौथा है, तापमान द्वारा मापते हैं। तापमान द्वारा मापते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो तापमापी द्वारा मापते हैं। तापमापी द्वारा, तापमान तापमापी द्वारा मापते हैं। आप चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। इधर ए बी सी है, इधर 1 2 3 है। इसको सही जोड़ा बनाना है। ए में ऑक्सीजन, बी मिलीबार, सी डिग्री सेल्सियस। एक वायुदाब,
2 तापमान, 3 श्वसन। अब इसे मिलान करना है। तो चलिए भाई, मिलान किया जाता है, कोशिश करते हैं मिलान करने का। तो ये प्रश्न हो गया। अब उत्तर हो गया, ये मिलान कैसे करें। तो मिलान देखते हैं। ऑक्सीजन से सांस ली जाती है, श्वसन क्रिया में काम में आता है। मिलीबार से वायु दाब मापते हैं। तापमान डिग्री सेल्सियस से तापमान नापते हैं। तापमान का मापने का पैमाना है डिग्री सेल्सियस। वायु दाब का पैमाना है मिलीबार। श्वसन ऑक्सीजन से प्रयोग में आता है। ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं सांस लेने में, श्वसन लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे जो लाल स्याही से आपके सामने है, ये मिलाया हुआ है। नीली स्याही वाला प्रश्न है, लाल स्याही वाला उत्तर है। नीली स्याही वाला प्रश्न दिया गया है मिलाने के लिए, और लाल स्याही वाला मिलाकर उत्तर दे दिया गया है। तो चलिए, इस सेशन का यहीं पर समापन करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन को 2-3 बार देखें, याद करें, समझें और नोटबुक में लिखें भी। तो चलिए, अब इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।